नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं अभिषेक तिवारी जी, ग्रैंड चुनाव विश्लेषण के लिए। ग्रैंड चुनाव विश्लेषण करने से पहले आप सभी लोगों को अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सब्सक्राइब करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, सब्सक्राइबर बटन दबाना है बस नीचे, और बेल आइकॉन भी दबा दें, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। उसके अतिरिक्त आप हमारे धर्मापणा मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाएं, क्योंकि वहां पर नई मर्चेंडाइज आई हुई है और 20% डिस्काउंट भी चल रहा है। तो अब चलते हैं सीधे अभिषेक जी के पास। अभिषेक जी, स्वागत है आपका जयपुर डायलॉग्स पर एक बार पुनः। और चर्चा तो साहब बंगाल की ही हो रही है। बंगाल के अलावा तो इस समय कोई टॉपिक ही नहीं है, सारी टॉपिक ही टॉपिक बंगाल है। उसके बाद फिर बंगाल के बाद फिर थोड़ा बहुत जाके तमिलनाडु की बात हो जाती है। असम की कोई बात ही नहीं कर रहा, असम में तो सब माने बैठे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि भाई अति आत्मविश्वास हो जाए। ये सारी चीजें आपसे चर्चा करनी है। तो अब आप जरा मुझे बताएं साहब कि बंगाल में अब स्थिति क्या है, मालदा के बाद स्थिति क्या है। मालदा पहली बात तो हुआ तो क्यों हुआ? सर, मल्टीपल फैक्ट्स हैं। एक जो आपने कहा कि बंगाल के अलावे किस पर, तो बंगाल में जो प्रतिदिन घटनाएं घट रही हैं, उसके बाद बंगाल के अलावे आप किसी और पे चर्चा कर भी नहीं सकते। बंगाल के लिए आपको एक डेडिकेटेड एपिसोड प्रतिदिन करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रतिदिन ऐसी न्यूज आ रही है। अब जो बात है कि अब तो खैर मैं कॉन्टेक्स्ट रखता हूं जयपुर डायलॉग के दर्शकों के आगे, और मैं चाहूंगा कि उसका वो उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। मैं प्रयास करूंगा उनमें से कुछ का व्यक्तिगत उत्तर मैं वापस कमेंट बॉक्स में सेशन के बाद देने का प्रयास करूंगा। बाल पकड़ पकड़ के जब एनआईए मालदा से खींच खींच के, टांग पकड़ के, बड़े भाई का कुर्ता पजामा पकड़ के खींच खींच के जेल में भरेगी, तो ये लोग बचाने, अपने आप को बचाने की गुहार किससे लगाएंगे सर? ममता दीदी से। ममता दीदी से। और ममता दीदी बचा नहीं पाएंगी, क्योंकि ममता दीदी ने तो कल ही अपने सेल्फ डिफेंस में पहले ही कह दिया कि ये लोग उग्रवादी है, आतंकवादी है, जिहादी है, ये लोग ओवैसी का आदमी है। तो उन्होंने तो कह दिया कि ये सब जो है ये एमआईएम के गुंडे हैं और ओवैसी के गुंडे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सर, शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट में जो मुख्य साजिश करता था, वो 2 ट्वीट किए, एक कल्याण बनर्जी के साथ और एक में तो खुद ममता बनर्जी के साथ वो स्टेज पर खड़े हैं। मुफिक्रुल हाँ, मुफिकर उल, मुफिकर उल, थोड़ा सा नाम टंग ट्विस्टिंग है। मतलब पता नहीं क्यों, है तो बंगाली नाम या मुसलमान नाम, बंगाली नाम तो नहीं, मुसलमान नाम का ही लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा उल टाइप का वो लगा करके जो है, ऐसा लग रहा है कि पूर्वी बंगाल से आया हुआ नाम है। लेकिन खैर, हम मानते हैं कि पश्चिम बंगाल के ही हैं जनाब, हम क्यों अभी ऐसा करें, क्योंकि नाम तो मौजूद है। इसके बाद एक अधिकारी, पश्चिम बंगाल में एक अधिकारी प्रचार प्रसार कर रही थी टीएमसी की। इलेक्शन कमीशन ने पकड़ा और सस्पेंड कर दिया। मतलब 1-2 न्यूज हो तो आप कहिए, तो हम कहें कि चलिए ठीक है। अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी कार्यकर्ता के ऊपर हमले का आरोप लगाया। इस बार बंगाल में, स्पेशली मामू रीजन में सर, कांग्रेस चौंकाएगी। मैं एक बात कहने जा रहा हूं सर, कांग्रेस चौंकाएगी, बहुत तेजी से चौंकाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने वहां पर ही अपना सिर्फ फोकस रखा और कहीं पूरे बंगाल में फोकस नहीं रखा, और बहुत जबरदस्त वो काम कर रही है। आपने ओवैसी वाला भीड़ और जो हुमायूं कबीर के साथ था, वो जो भीड़ तो देख ही लिया होगा। अब मल्टीपल चीजें हैं जो बता रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, चाहे चुनाव आयोग ने जितने दावे किए, हालांकि चुनाव आयोग अब कह रहा है और स्ट्रिक्ट होकर के कह रहा है कि हम भाई अटैक और ये सब को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और पूरी तरह से हम जो पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से ममता बनर्जी के ऊपर, ठीक है, वो 1 घंटे पहले अभी नीचे आया कि 4660 पोलिंग स्टेशन की मंजूरी दी है पश्चिम बंगाल में, और आप देखिए बढ़ाते जा रही है, बढ़ाते जा रही है। टाइम कम है, फ्रेम कम है, और ममता बनर्जी इस वक्त इसी से लड़ने में व्यस्त है। ये सारा चीज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है मंडे को है सर अपना डंडा उठाने वाला है।
सैटरडे संडे छुट्टी था, फ्राइडे बच गई। लेकिन जिस प्रकार से सीजीआई के तेवर हैं, वो भी ममता के अगेंस्ट जा रहे हैं। अब आप लाख सफाई देते रहिए। तो बंगाल इस वक्त हॉट टॉपिक भी है, लोगों के नजर में भी है कि भाई ममता बनर्जी ने संभवतः अपने राजनीतिक कैरियर में इतने सेल्फ गोल नहीं मारे हैं। न उनके पास नया कुछ प्रोडक्ट है देने को, न नया कुछ भाषण है देने को, न नया कुछ करने को है। और वो सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से लड़ रही है, भाजपा से बाद में लड़ रही है। ऐसे में बंगाल की जनता बहुत भ्रमित है, कंफ्यूज्ड है। और दूसरी तरफ एक पार्टी है जो क्लियर लाइन के साथ जा रही है। अब अमित शाह जी ने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं और 15 दिन पश्चिम बंगाल में हूं। तो मैसेज लाउड एंड क्लियर है, क्योंकि सेंट्रल फोर्स के लोग आएंगे और सेंट्रल फोर्सेस किसके अंदर है? होम मिनिस्ट्री के अंदर। और होम मिनिस्टर स्वयं वहां अगर 15 दिन बैठा हुआ है, तब तो कहना ही क्या? फिर तो कहना ही नहीं है कि कहां क्या कहानी लिखी जाएगी। स्टोरी, स्क्रिप्ट लाइन सब धुरंधर है। अब ममता बनर्जी को यह तय करना है कि वो चुनाव कैसे हैंडल करना चाहती है। 2 फेज में ही लड़ाई है उनके। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से अभी एनआईए कुछ दिनों में अरेस्ट शुरू करेगी और ड्यूरिंग इलेक्शंस ही शुरू होंगे ये मामला और बढ़ेगा सर। ये मामला अभी रिबाउंड करेगा, जितना ये दबेगा नहीं। और इस चक्कर में ममता बनर्जी को बहुत भारी नुकसान होगा, क्योंकि मामला होगा मामू सेंट्रिक। और पूरे बीजेपी ने इस पूरे इलेक्शन को डिसेंट्रलाइज कर दिया। मैं बार बार कह रहा हूं, पूरा इलेक्शन सर डिसेंट्रलाइज हो रहा है। और ममता बनर्जी की परेशानी यही है कि वो पूरा इलेक्शन डिसेंट्रलाइज हो गया। क्योंकि आपने देखा होगा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो पीड़िता थी, जब उसकी मां वोट मांगने निकली, माता जी, लोगों ने रोना शुरू कर दिया था उनको सड़क पर देख करके। महिलाएं उनसे मिल रही थी, उनके साथ गले मिल रही थी, रो रही थी। ये जो सर इमोशन का ज्वर है ना, संवेदना का जो ज्वर है ना, बहुत तीव्र है सर। और मेरे पास जो बंगाल से फीडबैक आ रहे हैं, मेरे कई बंगाली मित्र यूट्यूबर हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हो रही है। वो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। ऑलरेडी मेरी भी टीम ग्राउंड पर जा रही है। तो जो फीडबैक है, बहुत साइलेंट इलेक्शन हो रहा है। इनफैक्ट अब तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर के लोग मानने लगे कि इस बार पहली बार ममता बनर्जी कमजोर है। ऐसे सिचुएशन में सर क्या क्लब, मेरा क्वेश्चन दर्शक और समझे, वो क्लब जो पलटी मारने के लिए मशहूर है कि गंगा गए तो गंगा घाट, यमुना गए तो यमुना घाट, तो जो पहले लेफ्ट के साथ थे वो टीएमसी के साथ है। और बदली हुई परिस्थितियों को बहुत तेजी के साथ प्रशासनिक स्तर पर, पुलिस स्तर पर लोग सेंस करते हैं, उसी स्तर पर ये भी सेंस कर लेते हैं। चुनाव का मोमेंटम जब बदलेगा तो क्या ये टीएमसी के साथ रहेगा? अंतिम एक क्षण है। मैं इसमें ये ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि जो चुनाव इस बार होने वाले हैं और जिस तरह से पहला फेज जो है, वो पहले फेज में ग्रेटर कोलकाता, और यानी कि ग्रेटर कोलकाता आप जानते हैं, हावड़ा, हुगली, कोलकाता, नॉर्थ नॉर्थ साउथ 24 परगना, ये बिल्कुल है ग्रेटर कोलकाता। और इसके अलावा नदिया और पूर्व बर्धमान, जी केवल इतना ही क्षेत्र जो है वो सेकंड फेज में है। जी बाकी पूरा बंगाल एक फेज में है। एक फेज में है। यहाँ तक कि आपका पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर और तीनों जिले आपके जंगल महल के, आपके पश्चिम बर्धमान, बीरभूम और पूरा मुर्शिदाबाद से ऊपर का पूरा नॉर्थ पूरा बंगाल, पूरा पूरा नॉर्थ बंगाल। तो ये सारा पहले फेज में है। तो मुझे लगता है कि ममता दीदी को भी ये फैसला करना पड़ेगा और ममता दीदी भी अपना अधिक ध्यान जो है वो सेकंड फेज में ही लगाएगी, क्योंकि पिछली बार जो इनकी पूरी की पूरी जो सरकार वर्किंग बनी। थी, जो पूरी वर्किंग ही इसी हिसाब से थी कि हाँ। इन्हीं क्षेत्रों पे, जैसे नदिया में आपके कितने हैं, 77 टू 77 टू 93, 17 है।
जी। और नॉर्थ 24 परगनास में 33 हैं, साउथ में 31 हैं, कलकत्ता में 11 हैं, 11, हुगली और हावड़ा दोनों में 16-16 है। फिर आपका बचता है कौन-सा? पूर्वी वर्धमान, पूर्वी वर्धमान में कितने हैं? ये देख लीजिएगा आप। तो 142 जो है, ये जो सेकंड फेज़ में है साहब, इस 142 में इनमें से आप 17 नदियाँ निकाल दीजिए और 10-12 इसमें हैं आपके उम, पूर्वी वर्धमान में। बर्धमान वाला भी निकाल दीजिए। पूर्वी वर्धमान वाला निकाल दीजिए। हाँ, पूर्वी बर्धमान वाला निकाल दीजिए। तो ये करीब 110-115 के आसपास जो है, इसमें मेरे ख़्याल शायद 109 है। इस 109 में से 99 जीती थी पिछली बार। अब एक इस बार सर 99 पिछली बार जीती थी, आप सोचिए। नहीं तो 17 नदिया में है और 259 टू 274, 16। ये 16 सर पूर्व वर्धमान में है, तो 16 और 17 33, तो 109। इस 109 जो ग्रेटर कोलकाता है, 109 में से पिछली बार 99 जीती थी नहीं, आपकी नहीं, बिल्कुल, तृणमूल। तो बिल्कुल, अब बिल्कुल। जो सारा जो चक्कर है वो इसी 99 में ही है। आपने जब अभी प्रिय बंधु मीडिया वालों से बात की थी, उनका भी जो इनिशियल जो ओपिनियन पोल आया था, तो वो हुँ, भी ये बता रहा है कि जो 31 हैं साउथ परगना में से, साउथ में से, हाँ, उसमें से उन्होंने बीजेपी को 4 ही दी हैं। हाँ, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। लेकिन इस बार सर कोलकाता में एक चीज़ ज़रूर वो 5 दे रहे हैं, लेकिन मुझे भी डाउट है, क्योंकि कोलकाता में भी सब कुछ होते हुए भी हमारे जो जो लोग जा रहे हैं, एक सीनियर एक्स प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, जो उनकी ड्यूटी वहाँ लगी हुई है, उनसे मेरी बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि साहब, स्थिति ये है कि 50 लाख के आसपास राजस्थानी हैं, उसमें से 2 लाख वोट डालता है केवल। वो देखिए, अब यही बात है कि 2 लाख वोट डालते अब हैं। अगर आप 2 की जगह इसको 40 कर दीजिए, तो वैसे ही सारा मामला पलट जाए कोलकाता और उसके आसपास का। नहीं, वो कॉन्फिडेंस तो आपको दिलाना है ना। इसीलिए मैंने अमित शाह का वो ज़िक्र किया कि 15 दिन में यही हूँ। ये कॉन्फिडेंस, ये सटल ढंग से जो सोसाइटी के अंदर इस बार बूथ बना दी गई है। 2-3 चीज़ें हमको इस बार ध्यान रखना होगा सर, बंगाल के इलेक्शन के संदर्भ में। कल भी अभी तक आंकड़ा पूरी तरह से रिवील नहीं हुआ है। अगर मैं 20% भी मानूँ और कटेगा तो 85 लैक्स तो गए। हावड़ा रीजन का और हुगली रीजन का और कोलकाता, इसकी डेमोग्राफी बड़ी चेंज है। मुर्शिदाबाद और मालदा में भी बड़े पैमाने पर नाम कटे हैं, भयंकर कटा है। वो उसी के कारण ये भी हुआ था। लेकिन देखिए, मालदा मुर्शिदाबाद में कितने भी कटे हैं, उससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर जो मार्जिन्स थी वो बहुत हेवी थी। तो वो मार्जिन्स ही अफ़ेक्ट होंगी, लेकिन रिज़ल्ट वहाँ अफ़ेक्ट नहीं होगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। पर ओवरऑल जो आपका ड्रॉप रेशियो है वोट शेयर का, वो तो दिखेगा। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई 2% वो काट लेगा ओवैसी, 2% यहाँ ड्रॉप है, तो आप 46 से पहले 42 के आसपास दिख रही हैं। और 85 लाख ये खत्म होने के बाद कहाँ ड्रॉप होगा, अभी कैलकुलेशन करना थोड़ा-सा ट्रिकी है। तो हमें 4-5 दिन और टाइम लेना होगा। एक बार पूरा आंकड़ा आ जाए, कहाँ-कहाँ से मैं चेक कर लूँ। क्योंकि पिछली बार जो ये जो एडिशनल 12 लाख कटे, इसमें तो हमने देखा कि सर भयंकर कटे हैं मुसलमानों के नाम। एकदम लगातार कटे हैं। और उसका असर कितना होगा? अब रही बात कि बीजेपी फिर गेन कहाँ कर रही है? बीजेपी फाइट ही 270 सीट पर कर रही है, तो हम और आप और पूरी भाजपा, चूंकि उसी हिसाब से स्ट्रक्चर ही हुआ है ये पूरा इलेक्शन, वैसे ही कर रही है। 270 सीटों में ही लक्ष्य 180 जीतने का जो बनाया है। बाकी ये कह रहे हैं कि उनमें से जो और एडिशनल 20 सीटें हैं जहां पर रेशियो 35 और 65 का था, 35% तक मुस्लिम और 65% तक हिंदू, वहां वो ड्रॉप करके जो वोटिंग ने कटे उसके अनुसार वो 25
लेकर के आने के परिस्थिति में, या 30, यानी 75 और 70 का रेशियो लेके आना है। ऐसे सिचुएशन में अगर गंभीर पोलराइजेशन को वो कर पाने में सक्षम हो जाते हैं, तो मामला जो है वो 230 सीटों का आ जाएगा। अब 230 सीट में बीजेपी चाहती है कि हम 180 का नंबर अचीव करें। अचीव करने लायक है वो इसलिए क्योंकि पहली बार जब ममता बनर्जी भी 180 सीट ही जीती थी, और पहला जो वो चुनाव था सर, उसमें मुसलमानों ने टीएमसी का साथ नहीं दिया था सर, हाँ, वो तो पूरी तरह से लेफ्ट फ्रंट के साथ में पूरा लेफ्ट के साथ थे। अब क्या ये वोट कटने के बाद पुनः 2011 की डेमोग्राफी पर बंगाल पहुंचा है या नहीं? सारा मुद्दा यहां पर है। और अगर ये भाजपा अचीव कर गई है, तब तो ममता बनर्जी भी जानती है कि मुश्किल है। और ये जो डर का खेल खेलने का प्रयास कर रही है, आने वाले 3-4 दिनों में हम इसका रिएक्शन भी देख लेंगे और इसका प्रभाव भी समझेंगे। मैं उस दिन भी पूछ रहा था कि आपने शुद्धश्री घोष जब आए हुए थे हमारे चैनल पर, कि आप इतने दिनों से बंगाल की पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या कभी आपने 5000 से अधिक रामनवमी की शोभा यात्रा पश्चिम बंगाल के अंदर देखी थी या नहीं? उन्होंने बोला होती नहीं थी ऐसे। ग्राउंड का जो अंडर करंट है, ये वो शोभा यात्रा बताने के लिए पर्याप्त थी कि मामला कहां जा रहा है। हाँ, चूंकि ये आपके इनके इसको बोलते हैं ना, टीएमसी के जो है वो निकर्स ट्विस्ट में है, निकर्स इन अ ट्विस्ट। वो कह रहे हैं कि साहब ये फॉर्म 6 की एप्लीकेशंस जो है वो बल्क में है, तो ये क्या चक्कर है भाई? फॉर्म 6 का तो एक राइट होता है, और फॉर्म 6 जो है वो व्यक्ति स्वयं दे सकता है या दूसरे की तरफ से दिया जा सकता है। फॉर्म 6 का एप्लीकेशन फॉर्म 8 होता है, उसमें उसके साथ में फॉर्म 6 का एप्लीकेशन दिया जा सकता है। फॉर्म 7 डिलीट करने के लिए है, फॉर्म 6 जुड़वाने के लिए। जुड़वाने तो के इस लिए फॉर्म 6 का एप्लीकेशन दिया है, तो उसमें समस्या क्या हो रही है तृणमूल कांग्रेस को? टीएमसी को का कहना है कि जो हिंदू नाम कटे थे या फिर डुप्लीकेट के नाम पर कटे थे, उनमें से ये फॉर्म 6 के लोग ज्यादा डाल रहे हैं। अब मैं एक बात याद दिलाऊं सर, मैंने स्वयं एसआईआर में पार्ट लिया था, तो मैंने जो पटना के अंदर अपना नाम जुड़वाया वो फॉर्म 6 का यूज करके जुड़वाया था। क्योंकि आरा में क्या हुआ था, मेरा नाम पिछली बार किसी एजेंट या किसी के कारण अभिषेक कुमार की जगह मेरा नाम विकास कुमार रह गया था, बाकी पिताजी और सबका डिटेल और सब कुछ ही रह गया था। तो एसआईआर हो रहा था, तो अब विकास कुमार की मैं आईडी कहां से वहां पे दिखाता? तो खैर मैंने पिताजी और इन सब की दिखाई, तो उन्होंने कहा सर लफड़ा बहुत है, एक काम कीजिए इसको हम रहने देते हैं और होल्ड में डाल देते हैं, आप वहां करा लीजिए पटना में भी। तो हमने फॉर्म 6 यूज किया, पिताजी का सारा डॉक्यूमेंट देके मेरा वोटर आईडी कार्ड बन गया। बाद में मुझे पता चला कि विकास कुमार अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, मैं वोट देने नहीं गया, फिर मैंने री एप्लीकेशन दिया। अब मैंने क्योंकि एसआईआर तो प्रोसेस को देखता है ना कि मेरे पिताजी, माताजी, दादाजी का वोट हुआ है कि नहीं। तो उसमें दिखा कि हाँ विजय तिवारी है, विजय तिवारी मेरे ठीक ऊपर वोटर लिस्ट में है, अजय तिवारी मेरे चाचा जी, मेरे मैनेजर तिवारी सब लिस्ट में है। तो उन्होंने छोड़ दिया, बोला कि नहीं ये तो जेन्युइन है। अब मैंने फिर से एप्लीकेशन दिया, राहुल गांधी मैं पहले बता दूं, मैंने फिर से एप्लीकेशन दिया कि भैया वो नाम वहां हटा दीजिए, क्योंकि एक जगह में एक आदमी 2 जगह तो वोट कर भी नहीं सकता, पॉसिबल भी नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि एसआईआर कितना फेयर है। एसआईआर आपको पूरा मौका देता है अपना नाम बचाने का हर तरह से, अगर आप भारत के निवासी हैं। अब मैं भारत का मूल निवासी हूं, मुझसे आप 15 बार भी संजय सर डॉक्यूमेंट मांगो, मैं क्यों डरूंगा? मेरे पिताजी का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, मेरे दादाजी का राशन कार्ड है, मेरे पास तो 1960 तक के डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, मैं क्यों डरूं? डरे वो जो उत्तर पूर्वी 24 परगना से घुस करके, उत्तर 24 परगना से अंदर घुसा और तमिलनाडु के अंदर घुस जाता है और 90 लाख वहां वोट डिडक्ट हो जाते हैं। डरे वो जिन्होंने फर्जी वोटर बनवाए हों और इस हिसाब से चुनाव जीतने की नई प्रक्रिया शुरू की है। हम क्यों डरे? ममता बनर्जी को परेशानी है, आप बताइए
आपने इतना एडमिनिस्ट्रेशन संभाला है सर, चुनाव भी बहुत कराए हैं, फॉर्म 6 क्या संवैधानिक रूप से गलत है? किसी को रोका जा सकता है फॉर्म 6 भरने से? नहीं, यही तो कैसे रोक सकते हैं? यही तो समझ के बाहर की चीज है कि टीएमसी चुनाव लड़ रही है या वो फॉर्म 6 देने से लोगों को रोकेगी। किसको किसको रोकेगी पूरे पश्चिम बंगाल में? ये जो बंगाल डर का खेल दिखाया गया मालदा के अंदर, ये कोई नया नहीं है, 2016 में भी उन्होंने किया था। इसमें एक और बात आई जो है, ये डर का खेल दिखाया गया, क्योंकि मैं भी जो है मेरे सोर्सेस से जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उस पे वीडियो बना रहा हूँ, आपने शायद देखा भी होगा। जी। ये जो ईसीआई की एक बड़ी ऐतिहासिक मीटिंग हुई है परसों, जिसमें ज्ञानेश कुमार जी ने सीधे अधिकारियों को, सीनियर अधिकारियों को, मतलब चीफ सेक्रेटरी उसमें नहीं थे क्योंकि चीफ सेक्रेटरी दिल्ली में थे, उनकी तो डायरेक्ट खोज खबर ली जा रही थी। उसके अलावा डीजीपी से लेके और सारे एसीएस, एडीजी और जितने भी उसमें एसपी, डीएम, एडीएम, एडिशनल एसपी, आईजी, डीआईजी, ये सब उसमें थे। और उसमें से कम 5-7 लोगों को डायरेक्ट कहा है कि तुम्हारे पास आखिरी चांस है, मैं तुमको 311 में डिसमिस करूँगा। जी, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल आपके पास इंफॉर्मेशन करेक्ट है। 311 में डिसमिस करने की जो बात हुई है ना, तब ये लोग थोड़ा बहुत हिले-डुले हैं। नहीं तो इसी कारण हालात ये थे, आप ये देखिए कि अ, जब शुभेंदु अधिकारी को लेके अमित शाह जी गए हैं नॉमिनेशन करवाने उनका, भवानीपुर का जी। जो नॉमिनेशन होना था साउथ कलकत्ता में, जो आपके साउथ कलकत्ता के जो भी डीईओ ऑफिस साउथ कलकत्ता है वहाँ पे। तो भाई लोगों ने सामने लगा के आपके सामने लाउड स्पीकर लगा के और चालू कर दिया। और उसके बाद जब इलेक्शन ऑफिशियल्स गए और वहाँ पे डीसीपी वहीं मौके पे था और उससे कहा कि इसको रुकवाइए, दिस इज़ नॉट परमिटेड, ये तो अदरवाइज़ भी लॉ के अगेंस्ट में है। तो उसने कोई एक्शन नहीं लिया बंदे ने। कोई एक्शन नहीं लिया, ये सही बात है। बल्कि उन्हीं को कह दिया कि आपके पास सिक्योरिटी है, आप करवा लीजिए। तभी तो तो अमित शाह ने बोला ना कि 15 दिन में यही हूँ। अब उस डीसीपी के खिलाफ भी एक्शन लेने की बात है। हाँ, हाँ, तो हाँ। भाई क्या है कि ममता दीदी ने 15 साल में पुलिस की स्थिति एक ऐसे पालतू कुत्ते की कर दी है कि वो मालकिन के खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकता। सर, आपके न्यूज़ को अभी वेरीफाई कर दिए देते हैं। इसके पहले दर्शक सोचे कि हवा में बात हो रही है, ये लीजिए। न डर न हिंसा, चुनाव आयोग का बंगाल में जीरो टॉलरेंस प्लान, पुलिस और प्रशासन को दिए कड़े आदेश। और जो आपने बातें कही बिल्कुल वही। अब क्या होगा? अब देखिए, मैंने तो न्यूज़ शेयर कर दिया आपके दर्शकों के साथ। अब लेकिन सवाल ये है कि ये जो ममता दीदी कर रही है, वो इसलिए कर रही है कि चारों तरफ ये फैल गया कि भई ममता दीदी से कोई डर नहीं रहा है। और लोग बाग भी कहने लगे, जो तृणमूल वाले भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि अरे! पहले तो ये लोग जो था वो हम इनको ये हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता था। अब ये तो हमारे सामने खड़ा हो रहा है और हमारा इनका लड़ाई होता है तो पुलिस वाला बुला के समझौता कराता है। ये क्या कोई समझौता कराता है, मतलब समझौता कराने में क्या बुराई? नहीं, पहले उनको बंद कर देता था। सर, बिहार में एक चुनाव कराने के लिए एक अधिकारी आए थे, उनका नाम था सर केजे राव। 2004 5 में 2005 में। और केजे राव ने एक बात कही थी कि लालू प्रसाद यादव अगर ईमानदारी की वोट से चुनाव जीतते हैं तब तो जीत जाएंगे, वरना इस बार एक बूथ पर कोई भी गड़बड़ी नहीं की। उस वक्त मेरे चूंकि पिताजी भी अफसर रहे हैं और मेरे चाचा भी, अजय चाचा भी अफसर ही रहे हैं, तो सभी को क्लियर निर्देश था
कि पोलिंग स्टेशन पर कोई गड़बड़ी का प्रयास करे और अगर आपने गोली नहीं चलवाई तो मैं आपकी नौकरी खा जाऊंगा। एकदम क्लियर निर्देश। तो भैया जब आप गोली चलवाने का आदेश दे दिए कि एकदम चलवा देना है और नहीं तो हम आपकी नौकरी खा जाएंगे, तब फिर अधिकारी कहां डरता। और 2005 के बाद लालू प्रसाद यादव कभी सत्ता में नहीं आ पाया। वो सारा डर जनता के मन से उसी दिन निकल गया जब केजे राव ने कह दिया। और बिहार में जब इलेक्शन का रिजल्ट हुआ तो नीतीश कुमार की, बीजेपी की, इनकी प्रशंसा नहीं हुई। बिहार के अंदर एक नारा निकला था, जय जय राव केजे राव। 2005 की बात है। अब ज्ञानेश कुमार जी उसी लीग के चुनाव आयुक्त। ये जीत भाजपा की नहीं मानी जाएगी। भय मुक्त बंगाल को तो कर ही दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए घटनाएं तो होंगी ही, ऐसा भी नहीं कि टीएमसी अपना अंतिम प्रयास नहीं करेगा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि भाजपा के तरफ से भी हो रहा है और ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और प्रशासन के लोग जो कह रहे हैं ना ज्ञानेश कुमार जी की 311 के तहत तुम लोग की नौकरी खा जाऊंगा, पहली बार ये लोग डरे हैं सर। इनके अंदर डर है। हाँ, वो बताया ना उसका डर का जो है वो उसका एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल उसका ये है कि सीईओ ऑफिस के बाहर 2 महीने से धरना चल रहा था और जैसे ही उनको सीपी साहब को कहा कि 311 में डिसमिस करूंगा तुमको, उसके आधे घंटे में वो धरना हट गया। आधे घंटे में, जो 2 महीने से चल रहा था। मैडम ज्योत्सना खातून जो है वो टीएमसी के लिए प्रचार कर रही थी, सरकारी अफसर थी। इनको सस्पेंड कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। ये लीजिए आज तक की खबर है, एकदम लेटेस्ट चकाचक, घंटे भर पहले। हाँ कल किया है। अब बताइए सर, डर नहीं लगेगा? देखिए अफसर इसी चीज से तो डरता है। 2 चीज़ है, डर नहीं, उनको क्या है कि वहाँ बैज ऑफ ऑनर होता है। अगर मान लीजिए इलेक्शन कमीशन ने किसी के खिलाफ एक्शन ले लिया, किसी को सस्पेंड कर दिया, किसी को हटा दिया, किसी को ट्रांसफर कर दिया, तो वो सब ममता दीदी की नज़रों में चढ़ जाते हैं और उनका ठीक है कि महीने भर हम आराम कर लेंगे और उसके बाद तो फिर हमारा वो उद्धार जो है, और उद्धार क्या बिल्कुल टॉप अवार्ड वो निश्चित है। लेकिन ये जो 311 वाला जो है ना, ये आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। नहीं, आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, ये आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। नहीं तो अब अधिकार है, वो तो चुनाव मुख्य चुनाव आयोग का वो अधिकार क्षेत्र की बात है। ऐसा तो है नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, कुछ भी उसके अगेंस्ट तो हो नहीं रहा है। अब तो ये निर्णय बंगाल के जनता के पास है कि उनको, देखिए इसमें एक बड़ा टेक है। अभी वो हम सेकंड थर्ड फेज का में अभी जब 9 असम निकल जाए उसके बाद हम पता करने का ये मैटर पे भी प्रयास करेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन इस वक्त बंगाल में कर रहा है उसको लेकर के जनता क्या सोचती है। देखिए पिछली बार इनका 2 कोर वोट था, मुस्लिम और महिला, और एक स्पष्ट चीज दिखती है कि दोनों में वो जुनून नहीं है और टूट भी है। उसके कारण मल्टीपल कारण है। तो इस कारण से एक अभी ऐसा लग रहा है कि जो साइलेंट वोटर है वो मन बना चुका है। और मैं ये तो वार्निंग मैं सिर्फ टीएमसी के लिए नहीं देता हूं सर, ये मैं भाजपा के लिए भी कहता हूं कि सर आपका कोर वोटर जब चुप होने लगे ना, तब आप डरिए। उदासीन होने लगे तो आप डरिए। आपसे कुछ ब्लंडर हो रहा है, आपसे कुछ गलतियां हो रही हैं। इन्होंने ही टीएमसी को जिताया था सर, माथे पे चढ़ा के। और क्यों जिताया था? क्योंकि यही टीएमसी, ये नहीं, जनता नहीं बदली है, टीएमसी और ममता बनर्जी बदली है। सदन के अंदर जाकर के ऐसे एकदम वॉल में जाकर के पेपर फाड़ा था, बोला घुसपैठिया घुसाते हो, एक दिन देश के अंदर सिविल वार हो जाएगा। लोकसभा के अंदर ममता बनर्जी का स्पीच है कि नहीं सर? तो वो हाँ, ममता वो सब कागज वगज फेंक के आई थी स्पीकर के ऊपर। तो वो ममता बनर्जी आज वहां से आके कह रही है कि बीजेपी आई तो एनआरसी लगा देगी, बीजेपी निकालना चाहती है, बीजेपी एसआईआर के बहाने डिपोर्ट करना चाहती है। ये जो मैसेजेस कन्वे करा रही है ये तो उसके एकदम रिवर्स है जो ममता बनर्जी थी।
तो आइए जरा ममता थोड़ा बनर्जी आंकड़ों की बात कर लेते हैं। तो अब आपका जो वो पोल है वो क्या बता रहा है? आज का ट्रैकर क्या बता रहा है? सर अभी भाजपा मेरे हिसाब से 135 से लेके 130 से लेकर के कहिए 140 के आसपास खड़ी है। उन्हें थोड़ा पुश करना है, दल गो आराम से 148 वो अचीव करेंगे। और जो आपने बताया ना, ये जो दूसरे चरण में स्पेशली इनको भी फोकस दूसरे चरण का, पहला चरण तो इनको सक्सेसफुली जीतना ही है, लेकिन दूसरे चरण में कोलकाता रीजन में, हावड़ा रीजन में, हुगली रीजन में इनको भी थोड़ा एफर्ट लगाना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ वोट कट जाने से ये सब हो जाएगा। आपने एक समाचार देखा होगा कि सर पूरा वो हावड़ा के अंदर एक जगह थी, वहां पे 30,000 वोटर थे, वो सारा का सारा गायब हो गया। अब किसी भी कंस्टिट्यूएंसी से सर 30,000 वोटर गायब हो जाए, हवा हो जाए, आप कैसे चुनाव जीतिएगा सर? वोट तो देखिए, ईवीएम पे बटन दबेगा तभी आप जीतिएगा चुनाव। और आप सेकेंड टाइम में ये जो अभी कटेगा, मुझे लग रहा है 25 से 30% कटेगा। 90 लाख का फाइनल आंकड़ा हमारे पास आएगा सर। 58 लाख पहले और बाकी है 90 लाख। बंगाल के अंदर वोट कट जाएगा सर। तो कहां से सर? लास्ट टाइम 85% ये लोग वोटिंग करा लिए थे सर। अभी भी 85 के ही आसपास होगा। और ये तब होगा जब बंगाल का ओवरऑल, पूरे पश्चिम बंगाल का ओवरऑल 20 से 25% वोट कट जाए तब। तो ऐसे ही 10% आपका अनफेयर वोट जो पिछली बार कराए थे, जो भी 10% 12% आप एड ऑन कराए थे, वो तो गायब हो गया। अब आप बताइए सर 48 से ये कितने परसेंट पे पहुंचेंगे? कल मेरी बात हो रही थी, एक और बंगाल के ही यूट्यूबर है, उन्होंने कहा कि दादा इस बार ममता बनर्जी 38% के नीचे रहेगी। 38 के? हाँ, 38% के नीचे रहेगी। तो मैंने हार गई? बोला क्यों? फिर तो हार गई। तो मैंने वही बोला, फिर तो हार गई। बोला हाँ, वो बीजेपी 180 के आसपास जाएगा। अभी आप लोग तो कॉन्शियस हैं, इसलिए मैं आपका पोल देखा था दादा कि आप बता रहे थे 129 140 के आसपास का रीजन का आप बता रहे थे। तो मैं भी अभी मानता हूं कि आप लोग थोड़ा कॉन्शियस है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि क्रेडिबिलिटी दाव पर लगी थी। मैंने बोला कि ये नहीं, क्रेडिबिलिटी की बात नहीं है। इस बार हम मान के चल रहे हैं कि भाई मेजोरिटी के बाद जितना नंबर है 148 के बाद, वो सब हमारा नंबर है। हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी 148 की तरफ बहुत तेजी से जा रही है और ममता बनर्जी नीचे जा रही है। अब वो कितना ऊपर जाएगी वो भगवान जाने, क्योंकि वोटर एकदम साइलेंट है, चुप हो जाता है। 3-4 अभिलाषा ने बहुत ग्रिल किया महिलाओं को, तो बोला हाँ सर, मतलब मोटा मोटी वो लोग बात मानती हैं कि आरजी कर गलत हुआ है, संदेश खाली गलत हुआ है, वो खुले में बोल लेती है। वोट किसको करेंगे बोलती है देखा जाएगा, अभी तो इधर टीएमसी वाला सब घूमता रहता है, वही लोग प्रचार में घूमता रहता है। तो बोला लास्ट टाइम किसको वोट किया था? बोला नहीं, लास्ट टाइम भी हमने ऐसा ही वोट किया था जिधर सबने बोला था। तो जब आप सामने से ऐसे आंसर देने लगो तो पता चलता है कि कोई सुन न ले, इसलिए लास्ट टाइम सबने जहां बोला था हमने ऐसा ही वोट किया था। तो आप रिस्क नहीं लेना चाहती। ऊपर से ममता बनर्जी धमकी देती है कि भाई इलेक्शन के रिजल्ट के बाद आपको आपके दरवाजे के बाहर लगाना पड़ेगा ये कि हमने बीजेपी को वोट नहीं किया था। तो जब आप ऐसा थ्रेट देने लगेंगे तब आपका डर भी निकल जाता है दिल का कि इस तो बार ये दिखा बताएं दें। कि आप अगर चले तो नॉर्थ बंगाल में कूच बिहार 9, अलीपुरद्वार 5 और जलपाईगुड़ी 7, 21 और 6 दार्जिलिंग कालिम्पोंग ये 27 और 9 आपके नॉर्थ दिनाजपुर 36, साउथ दिनाजपुर 42 और फिर मालदा को भी नॉर्थ में ही मानते हैं, तो वो हाँ, फिर मालदा तो नॉर्थ में ही आएगा। वो फिर आपके 54, ये 54 सीटें जो हैं ये नॉर्थ बंगाल में है केवल। 294 में से सीधे केवल और आपकी। तो हम जरा ये चलिए पहले मालदा मुर्शिदाबाद की कर लें कि इसमें आप कह रहे हैं मालदा की 12 सीटें हैं, मुर्शिदाबाद की 22 सीटें हैं। पहले तो आप नॉर्थ बंगाल का मतलब ये बता दीजिए मुझको
ये जो 9, 5, 14, 7, 21 और 6, 27 और दिनाजपुर 9, 36 सीटें और साउथ दिनाजपुर 6, 42 सीटें। इसमें क्या देखते हैं आप? जलपाईगुड़ी रीजन तो इस बार मैं स्वीप ही देख रहा हूं सर, और 50 तो इसमें मैं, मतलब अभी तो ये होगा, लेकिन इसमें 45 से 50 तक बीजेपी जा सकती है सर इस बार। चलिए 45 ले लेते हैं निचला। जी। फिर अगला जो रीजन आता है वो आता है मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया। नदिया में इस बार बहुत बढ़िया रिजल्ट करेगा बीजेपी। तो अब मालदा 12, मुर्शिदाबाद 22, ये हो गए 22 और 12 34, और 34 और नदिया है ये 17, ये हो गए 51। तो ये जो 51 सीटें हैं, इसमें आपको क्या दिखता है? अब सर मुर्शिदाबाद में तो 2 आ जाए वो है बहुत बहुत बढ़िया। अब मालदा में सर इस बार इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि 50-50 रहा नहीं, और जहां था वहां चीजें बदली हैं। सो मालदा में इस बार अप टू 4 और 5 जा सकता है सर। अब नहीं तो यहाँ पे नदिया, कांग्रेस अच्छा कर रही है क्या? हाँ कांग्रेस अच्छा कर रही है, कांग्रेस अच्छा कर रही है दोनों जगह कांग्रेस पे। अच्छा करेगी तो फिर तो टीएमसी को बहुत नुकसान होने वाला है। एक्चुअली कांग्रेस अच्छा करने का कारण है सर, देखिए कांग्रेस देखिए 2016 में भी कांग्रेस ने अच्छा किया था। कांग्रेस नंबर 2 पे थी, कांग्रेस 40 से ऊपर सीटें लेके आई थी। हाँ देखिए बल्कि सीपीएम जो थी वो 23-24 पे अटक गई थी। देखिए सर 2 कारण है, पहले हम इसको थोड़ा सा समझें। इस बार कांग्रेस और सीपीएम अलग अलग लड़ रही है, तो ये जो मामू रीजन है यहाँ पर, कुछ पुराने इनके जो ओल्ड फ्रेंड्स हैं इन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं सर। दूसरी बात ये है कि कंप्लीट जो मुस्लिम पॉपुलेशन वाली ये जो डोमिनेंस वाली राजनीति है, वहीं पे हुमायूं कबीर और ये भी बहुत ओवैसी आसान्वित है, और बहुत अच्छा इनको भी रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो अब मुस्लिम वोटों के 3 दावेदार हैं। बिल्कुल सीमांचल के ट्रैक पे जाइएगा सर, 3 दावेदार। नहीं तो सीमांचल का जो वो है ना आपका कि वो उलैया और सुरजापुरी और आपके कौन से हैं वो शेरशाह वाले, क्या है वो? सुरजापुरी और ये लोग, हाँ जी शेरशाह शेरशाह, बादिया। हाँ तो, शेरशाह बादी, ये तो लोग ये तो सब तीनों कम्युनिटीज जो हैं वो इधर मिलती हैं। सबसे बड़ी बात मिलती नहीं है, सब ओवैसी है। हुमायूं कबीर अकेला बहुत कमजोर था। आप देखिए सर, असम के अंदर बदरुद्दीन के लिए जो कल रैली करने गया, ओवैसी वहां वहां देखिए रुझान। ओवैसी बहुत बड़ा थ्रेट है भारत के लिए। लोग सोच नहीं रहे, समझ नहीं रहे हैं। सीमांचल में, इसी जयपुर डायलॉग्स चैनल पर मैंने बोला था, सीमांचल का रिजल्ट देख करके लोग चौंकेंगे बिहार में। अरे नहीं तो पिछली बार तो आरजेडी ने को उनका कोर तोड़ लिया था ओवैसी का। इंपॉर्टेंट है, तोड़ लिया था तो उसका रिवेंज भी तो लेना था इनको। वहां का खुद वोटर कह रहा था इस बार सबक सिखाएंगे इनको, और सबक सिखाया, बहुत तगड़ा सबक सिखाया। यहां ममता बनर्जी ने 2-3 गलतियां की हैं सर, बेसिक्स। एक गलती के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा, हमारे पास फीडबैक है, मैं आपको दे देता हूं। वहां के मुस्लिमों को बहुत उम्मीद थी कि वक्फ बोर्ड के ऊपर ये उम्मीद पोर्टल जो चल रहा है, इन सबको ये नहीं लागू होने देंगी और हमारी प्रॉपर्टी नहीं जाने देंगी। वक्फ बोर्ड पर ममता बनर्जी ने यू टर्न मारा सर, अपने वादों के विरुद्ध जाके यू टर्न मारा। अब अचानक से ममता बनर्जी को याद आ रहा है कि चूंकि मुस्लिम वोट में भी थोड़ा डिवाइड हो सकता है, तो हिंदू की तरफ पुश करते हैं अपने आप। तो आप फिर अपने कोर से भाग रही हैं। आदमी, जब तक पिछले बंगाल चुनाव में मुसलमानों ने ब्लॉक वोटिंग करी थी, इस बार भी ये ब्लॉक वोटिंग करते। अगर वो सिर्फ बांग्लादेशी और मुस्लिम मुस्लिम बोल रही होती तो, लेकिन इस बार पोलराइजेशन दूसरे तरह से है, और यही ममता बनर्जी के लिए मुश्किल है, यही प्रॉब्लमेटिक है। तो यहां पर तो मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी बड़ी मुश्किल में है सर, छोटी मुश्किल में नहीं है। ओके, तो फिर आप यहाँ पे आप कितनी सीटें देते हैं? इन 51 सीटों में से बीजेपी कितनी सीटें ले जा सकती है?
15? हाँ, 15 आराम से जाएगी सर, 15 आराम से जाएगी। मैं मानता हूँ अच्छा। कि 4 2 7 और 15 क्यों 4 मिलेंगे? नदिया में तो और अच्छा करना चाहिए ना। नदिया का तो इस बार मथुरा मैं समुदाय वही पूरी वही तरह से वही बोल रहा हूँ, नदिया और ये मिला के आप 17 पकड़ लीजिए सर कम से कम। नदिया अकेले में 17 सीटें हैं। हाँ, तो इधर से मैं 4 2 6 दे रहा हूँ, ठीक है? और उन 17 में से सर आप कह लीजिए कि 11 या 12 यहाँ पे बीजेपी को मैं मिनिमम दे रहा हूँ। देखिए इस बार इतने हम लोग कॉन्शियस है ना कि जो थोड़ा क्लोज लग रहा है वो सब टीएमसी को दे रहे हैं कि भैया आप जीते। ठीक है, तो आपने ये किया, उधर हमने मिनिमम 45 लिया, इधर 17 हाँ, लिया, तो ये जाके हो गया 62, अभी तक हुआ 62। जी, ठीक है सर? ठीक है। और 62 आउट ऑफ 105। जी, 105 नहीं, 105, हाँ, 54 और 5। 105 हो गया सर। हाँ, तो 105 में से 62, ठीक है, काउंट जी, रखिएगा। हुँ। अब आते हैं ग्रेटर कोलकाता, 109 सीट्स, जिसमें से पिछली बार 99 गई थी हमारी टीएमसी के पास, टीएमसी के ममता पास। बनर्जी। जी, तो ये जो साहब है, ये ग्रेटर कोलकाता, हुँ। इसमें तो आपको क्या लगता है कि ठीक है, नॉर्थ 24 परगना में वो मथुरा वोट थोड़ा-सा कंसोलिडेट होगा, उससे थोड़ा मिल सकता है। बाकी तो फिर भी कुछ नहीं मिलने वाला, क्या मिलेगा बीजेपी को? देखिए सर, यहाँ जो मिलेगा बोनस मिलेगा। एक बात है कि यहाँ इस बार इनकी टीएमसी की सीट ज़रूर कम होगी सर। अब वो 90 पहुँच जाए, 91-92 पहुँच जाए, वो पहुँच जाए। लेकिन मैं मानता हूँ कि कोलकाता रीजन में बीजेपी गेन तो कर रही है। ऐसा नहीं है कि कोलकाता रीजन में गेन नहीं कर रही है। हुगली में भी गेन कर रही है और हावड़ा रीजन में भी 1 सीट, 2 सीट पर गेन कर रही है। अब वो आप नंबर नब इनको सेफर साइड में हम ये कर लेते हैं सर, 92 सीट दे देते हैं, 92 दे देते हैं टीएमसी को। 92, फिर बचा हाँ, ही क्या? क्यों नहीं बचा सर? 17 सीटें। सर आप देखिए कि ये ये वो रीजन है जहां पर मैं मैक्सिमम इनको इसलिए दे रहा हूं कि मैं मान लेता हूं कि सर यहां पर टीएमसी स्ट्रॉन्गेस्ट है। लेकिन देखिए, नॉर्थ 24 परगना का जो वो आपका रानाघाट, बनगांव वगैरह वाला वो जो एरिया है, वो तो मथुरा स्ट्रांग होल्ड है। हाँ, स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो और अभी स्ट्रॉन्ग मैं होल्ड है। देख रहा था, आपके आपके यहाँ भी आए थे वो प्रिय बंधु मीडिया वाले, उनके हम्म, आंकड़े देख रहा था मैं, तो उन्होंने तो नॉर्थ में 33 में से 17 सीटें बीजेपी को दे रखी। ये बात सही है। मैं कॉन्शियस इसलिए हूं, यही तो होता है ना जब हम मल्टीपल अपने लोगों से बातचीत करते हैं तो पता करने का प्रयास करते हैं कि मैं इनको क्यों मान रहा हूं कि ये 90 के आसपास जीत सकती है टीएमसी वहां पर, क्योंकि अभी मेरे पास अंतिम फेज का आंकड़ा नहीं आया। उसके पास चूंकि वो रियल टाइम में वहां पर है, हो सकता है उसके पास ज्यादा फीडबैक हो। एक बार ये मुझे पता चल जाए कि ये जो कटेंगे, जो एक्सपेक्टेड लाइन पे 12-15 लाख और 90 लाख के आसपास का टोटल वोट हो जाएगा, ये कहां का कट रहा है। अब सर पूरा जब डेमोग्राफी बदल जाएगा तब तो हो सकता है 50 ही सीट टीएमसी जीते, क्योंकि जब वोटर रहेंगे वही तो ईवीएम में वोट करेंगे। जब वोटर ही नहीं रहेगा तो ईवीएम में वोट कौन करेगा? तो हमें इसके लिए क्योंकि ये तो पता है कि हावड़ा रीजन से लेकर के हुगली रीजन में कितना भयंकर वोट कट रहा है, कोलकाता मेरे रीजन में पास कितना। मेरे पास समाचार आया है विश्वस्त सूत्र का कि आपकी और ज्ञानेश कुमार की डांट के बाद पुलिस इज सुपर एक्टिव, और धड़ाधड़ मिसक्रिएंट्स जिसके ऊपर भी शक है, सबकी अरेस्ट हो रही धड़ाधड़। अब ये बात तो हमने अभी थोड़ी देर पहले इसी पे चर्चा की थी कि आप देखिए कि बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा सब टांग के उठा के लेके जाएंगे। फिर आप देखिएगा ना, फिर अच्छा, अभी चलिए तमाशा आप ये शुरू। बताइए मुझको, कोलकाता में क्या होगा? कोलकाता में भाजपा क्या अच्छा परफॉर्म। बीजेपी बीजेपी का खाता खुलेगा क्या? बिल्कुल खुलेगा सर, बिल्कुल खुलेगा सर। कोलकाता में इस बार बीजेपी का खाता खुलेगा। मैसिव वोट कट हुआ है वहां पर। और बड़ी बात यह है कि गुजराती और मारवाड़ी कह लीजिए, अरे वो वोट नहीं देने निकलते हैं, उनका क्या करोगे आप? निकलेंगे सर। इस बार निकलना है सर, अगर अपना धंधा बचाना है।
अगर अपना सब कुछ बचाना है तो निकलना पड़ेगा। एक दो मारवाड़ी फैमिली है जिनसे मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा सर पिछली बार तो हालत ऐसा था कि कोई वोट नहीं दे पाया मेरी फैमिली के से, इस बार तो बूथ जो है हमारा सोसाइटी में ही लग रहा है। सोसाइटी के बूथ से बहुत कष्ट हुआ है टीएमसी को। अब यही तो बात है सर कि बूथ अगर सोसाइटी में लग रहा है और वहां पर टीएमसी, अच्छा ये कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है तो टीएमसी वाला वहां से लेकिन दो धमकियां तो दी जा रही हैं उनको सबको, जो मुझे पता चला है कि उनको अलग अलग धमकियां दी जा रही है कि तो देख लेना अगर वोट देने गए तो फिर रहना तुमको यहीं पे है। तुम्हारी बेटी तो जो है भैया वो कितने बजे जाती है स्कूल और कितने बजे आती है सब हमको पता है। इस तरह की धमकियां जा रही हैं। हाँ भाई, यही बात है कि धमकियां ये सब जा रही है तो भाजपा को भी तो एक्शन लेना है। देखिए सर, बिना एक्शन लिए ठीक है बात तो बनेगा नहीं। अब अमित शाह जी बार बार कह रहे हैं कि हम 15 दिन यही हैं, तो अब हमको भी वेट करना पड़ेगा। ये सारा फीडबैक सिर्फ हमारे पास है ऐसा तो नहीं है। अगर शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि 177 सीट बीजेपी 177 के ऊपर या 77 के आसपास जीतेगी सीट, तो हवा में तो नहीं बोल रहे, उनके पास भी तो कुछ फीडबैक है। अब वो क्या है कैसे, इसके लिए हमको 5-7 दिन और वेट करना होगा। एक बार थोड़ा पूरा आंकड़ा क्लियर होने दिए। मुझे लगता है कि फिर महीने भर के लिए इनको प्रेसिडेंट्स रूल लगा देना चाहिए। चुनाव अरे गदर महीना चुनाव भर के आरंभ लिए होके और चुनाव के 1 महीने बाद तक प्रेसिडेंट्स रूल लगा दो, जिससे कि हिंसा ना होने पाए। तब तो गजब हो जाएगा, तब तो तांडव हो जाएगा अगर ये वाला काम हो जाता। ठीक है कि नहीं, दूसरा ये भी कि जो उस वक्त ऑफिसर इंचार्ज लोग थे ना, उनकी ज्ञानेश कुमार नौकरी खा जाए। प्रेसिडेंट रूल मत लगाइए, लेकिन जिनके जिनके रीजन में हिंसा हुआ था ना उनकी नौकरी खा जाए। बस ये वाला काम हो जाए ना, कोई अफसर चुनाव के बाद भी हिंसा नहीं होने देगा। पर क्या है सर, बंगाल चुनाव में हिंसा तो होगी, और इस बार हिंसा बंगाल चुनाव के अंदर जो होगी सर, जहां मैं देख रहा हूं, वो अगेंस्ट टीएमसी होगी रिजल्ट के बाद, और होगी जरूर। सरकार तो मैं बोल रहा उसका हूं फाइनल फिगर दो आप। 109 में से बीजेपी, हम तो बीजेपी की गिन रहे हैं ना, बीजेपी कितनी 109 में से? ये वाला 109 में से आप अभी सेफर रीजन में 109 इधर, और आप बीजेपी की पकड़ लीजिए सर, 20 पकड़ लीजिए सर, 20 तो हो गए 82 जी। 214 में से 82, ठीक है। चलिए अभी अब का मैं आते हैं रीजन दे हम। रहा हूं सर, अभी के हिसाब से, मैं पहले ही बोला हूं कि अभी के हाँ हिसाब हम से तो गिन रहे हैं ना, 114 में से 82 हो गई ना। अब हम आते हैं जो बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड्स हैं उसमें। पहले है ईस्ट मेदिनीपुर, वेस्ट मेदिनीपुर, 31 है मिला के। इस बार मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल है मेदिनीपुर रीजन में बीजेपी को ये करना। 28, चलिए 27 के आसपास मानिए सर। 27 ज्यादा हो गई, 25 रखो। नहीं सर, उससे नीचे नहीं आएगा। 27 से मैं एकदम नीचे, मैं तो इस बार 31 में से 27 बोल रहे हो आप? हाँ, मैं 31 में से 27 बोल रहा हूं सर। इस बार मेदिनीपुर रीजन में टीएमसी ना गुंडई चलनी है, ना टीएमसी का ये चलना है। वो डेमोग्राफी में भी नहीं टिक रहे हैं, है ही नहीं वहां उनके पास कुछ। इस बार नहीं चलेगा सर। इस बार तो 27। शुभेंदु पूरा अधिकारी परिवार जी। तो फिर हो गया 245 में से 245 में से ये हो गया आपका 109, ठीक है सर जी। 109/245। चलिए अगले चलते हैं जंगल महल।
झारग्राम 4, पुरुलिया 9, बांकुरा पुरुलिया 12, 9, बांकुड़ा 25 12। 25 सीट है ये। झारग्राम तो आप स्वीप मानिए, हम्म, झारग्राम कंप्लीट स्वीप। पुरुलिया में मुझे लगता है कि 7 ओके, 4 और 7 11। 11। बांकुरा की 12 सीटें बची। बांकुड़ा में मैं कैलकुलेट कर रहा था, मेरे पास आंकड़ा है बांकुड़ा का, मैंने निकाला था, 1 सेकंड में निकाल लेता हूँ, 1 सेकंड मुझे दीजिएगा। बांकुड़ा 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 8-9 है सर, 8 मान लेते हैं। ठीक है, तो फिर आपका हो गया 8 7 15 4 19। जी 19 हो गया। 19 तो हो गया। 200 270 में से आपकी हो गई कितनी? 270 में से 128। जी 128 आउट ऑफ 270। अब बची 24 सीटें, नहीं 36 सीटें बच रही। 245 और 25 तो 270 हो गया, गड़बड़ है। चलिए कोई बात नहीं। ये सीटें हो गई 100 128। 128। अब भाई ईस्ट बर्धमान 16। ईस्ट बर्धमान में तो भाई ये स्ट्रांग है, टीएमसी स्ट्रॉन्ग, टीएमसी स्ट्रॉन्ग है ईस्ट बर्धमान। 16 सीटें। वेस्ट बर्धमान में बीजेपी स्ट्रांग होनी चाहिए, बीजेपी स्ट्रॉन्ग है, और बीजेपी स्ट्रॉन्ग है। बीरभूम लगभग बराबर बराबर मान लीजिए। हम्म, तो ये सीटें हैं 16 9 25 और 11 36। 36 सीटों में से आधी आधी कर लें। हाँ आधी आधी कर लीजिए, आधी आधी कर लिया। हाँ 146 पहुंच गई बीजेपी इसमें तो। हाँ, तो देखिए सर, इसका मतलब रीजन ये है में कि आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। मतलब आपको कोलकाता रीजन ही जो है, ग्रेटर कोलकाता रीजन, उसी पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। सारा डिपेंड इस बात पे कर रहा है कि क्या आप वहां पर जो कोलकाता रीजन है जिसपे पिछली बार जबरदस्त परफॉर्मेंस था टीएमसी का, उसको आप रोक पाएंगे कि नहीं। और सर बड़ी बात यह है कि वहां पर डेमोग्राफी का इशू नहीं है, सब जगह पर डेमोग्राफी के इशू से नहीं हार रहे। मतलब ऐसा नहीं है अब डायमंड हार्बर ये सब सीटें डेमोग्राफी के इशू से आप हारते हैं, वो अलग बात है। मैं बाकियों की बात कर रहा हूं। आप वहां पर अगर अपने वोटर को निकलवा के वोट कराने में कामयाब हो गए, तब आप चुनाव जीत जाएंगे, बस इतना ही है। अब ये 146 के आसपास आ रहा है, अगर वहां से 20 भी इधर शिफ्ट कर लिया अपनी तरफ, 20-25 भी शिफ्ट कराने में कामयाब हो गया, कंफर्टेबल कहने का मेजोरिटी। मतलब मामला बराबरी का है, क्योंकि आपके हिसाब से इस बार तो कांग्रेस को भी 10-12 सीट मिलने जा रही है, तब तो 146 पे बीजेपी नंबर 1 पार्टी हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, नहीं और सिर्फ उसी को नहीं मिल रही सर, 2 सीट तो हुमायूं कबीर और ओवैसी ये श्योर शॉट जीतेंगे सर, 2 सीट तो ये जीतेंगे। और आपको एक बता रहे हैं, एक सीट मालदा का है, इंग्लिश बाजार। इस बार कांग्रेस और ओवैसी के बहुत अच्छा लड़ने के कारण देखिएगा बीजेपी का परफॉर्मेंस, वैसे तो इंग्लिश बाजार बीजेपी का पहले से भी स्ट्रांग है, इस बार देखिएगा कमाल करेगी वहां पे। जी, तो आइए थोड़ा-सा आप समय बचा है तो पहले तो असम की बात कर लें, कुछ ज़्यादा बात करने को है नहीं। क्या बात करें असम की सर, फिर भी आप एक बता दें अकेला थोड़ा बहुत। ये असम में क्या है ना, जैसे यूपी में बाबा जी है ना, कि अगर बाबा जी बोले कि आप कोई प्रचार की जरूरत नहीं है, अमित शाह जी आप ना आए, नड्डा जी ना आए, मोदी जी ना आए, तब भी चलेगा। ऐसा ही मनता विश्व शर्मा है, बोला हमको किसी का जरूरत नहीं है, आ रहे हैं प्रचार कर रहे हैं, ये बढ़िया बात है, हमारा टीम इतना मजबूत है, वो अलग बात है, वरना मैं अकेला काफी हूं। अब तो लिटरली कल मान लिया उन्होंने, कांग्रेस के जो असम के गोगोई साहब हैं, कि हाँ मेरी पत्नी गई थी पाकिस्तान और उसके है रिलेशंस। तो आप देखिए कि हेमंत बिश्व शर्मा की जीत का जो सबसे बड़ा कारण है सर, एक तो परिसीमन, जो नया परिसीमन हुआ वो तो बदला ही है, उसने तो सीटों की संख्या और ये सारी बदली है, लेकिन उसका क्लियर विजन है,
क्लियर थॉट है कि ये वोट हमको नहीं चाहिए, ये वोट चाहिए, आप हमारे साथ हो कि नहीं। और चूंकि ये हमको चाहिए नहीं, तो इनके लिए हम कुछ करने भी नहीं जा रहे हैं, करेंगे आपके लिए। जब सामने इतना क्लियर सामने से कह रहा है कि पोलराइज, तुम क्या पोलराइज करोगे? ममता बनर्जी या फिर अखिलेश क्या पोलराइज करेंगे? हम सामने से पोलराइज कर रहे हैं, हम चाहते हैं पोलराइजेशन हो। कल आए ओवैसी और पूरा मियां वोट पर ये पूरा भाषण दिया, बढ़िया हुआ, बदरुद्दीन के समर्थन में सब कुछ बोला, सब बढ़िया था। लेकिन इसमें कांग्रेस के लिए क्या पॉइंट है? कांग्रेस कहां स्कोर कर रही है? कांग्रेस तो असम में उसी दिन समाप्त हो गई थी जिस दिन इन्होंने बदरुद्दीन के साथ पिछली बार अलायंस कर लिया था। मुझे नहीं पता कौन सा शत्रु था, लेकिन जो भी कांग्रेस के लिए हिंदू वोट जाता था बदरुद्दीन के अलायंस के साथ, वो एक झटके में भाजपा के साथ आ गया। ओवैसी के लिए एकदम केक वॉक, सॉरी, हेमंता विश्व शर्मा जी के लिए एकदम केक वॉक हो गया। अब उसी को वो सहला रहे हैं, आराम से काट रहे हैं और केक का एक एक पीस खा के कह रहे हैं वाह हेमंता वाह। अब क्या ही बोले, असम के लिए क्या बात किया जाए? असम में आज से 2.5-3 महीने पहले कुछ लोग कह भी रहे थे कि अलग अलग जनजाति नाराज है, ये है वो है। अब वो भी नहीं है सर। जब कोई नाराजगी नहीं, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, चुनाव तो तब आप हारोगे जब एंटी इनकम्बेंसी होती है। हेमंता विश्व शर्मा के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, सिर्फ डेमोग्राफी का खेल है। जहां पे मुद्दा ही बांग्लादेशी हो, वहां फिर क्या ही बच जाता है सर कहने को। जी। तमिलनाडु देखिए सर, तमिलनाडु तमिलनाडु में भले कोई कुछ भी कहे, मैं अभी भी मानता हूं कि एनडीए को बढ़त है। और ये उस पॉइंट के बाद भी जब बीजेपी मात्र ज्यादातर मेजॉरिटी जो ओपिनियन पोल्स हैं वो भी यही दिखा रहे हैं। हाँ, मैं ये नहीं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी को सिर्फ 27 सीटों पे लड़ने को मिला। तो बीजेपी ने जो डील किया है वो यही किया है कि आप हमें असेंबली इलेक्शन में भले 27 सीट दे दो, हम लोकसभा में 10 सीटों पे लड़ेंगे और आप 27 सीटें यहाँ लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं लड़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कई लोग कह रहे हैं कि के अन्नामलाई जी को पीछे किया गया है। देखिए, के अन्नामलाई जी को भाजपा के सेंट्रल यूनिट ने पूरा मौका दिया, जैसे चलाना था तमिलनाडु को वैसे चलाना है, वो रिजल्ट नहीं आया, वो वोट के डिवीजन के कारण वो रिजल्ट नहीं आया। बीजेपी सेंट्रल यूनिट डेस्परेट है कि पहला डीएमके को हटाना है, इसलिए के अन्नामलाई जी को कहा गया कि थोड़े दिन आप शांत रह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार दिन अन्नामलाई जी स्वयं की सीट हार गए ना, वो उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। तो स्वयं की भी सीट हारे, प्लस उसके बाद सर हर चीज रिजिड होकर के नहीं चलती राजनीति में। राजनीति कॉम्प्रोमाइज का नाम है सर। अब आप देखिए, नीतीश कुमार जी 2013 के अंदर जो है, नीतीश कुमार जी राजदीप बोल रहा है कि बीजेपी बंगाल में स्थिति बेहतर करती जा रही है, इसको क्या डिवोर्स करना है क्या अपना? नहीं, डिवोर्स नहीं करना है, वो रियलिटी ही बोल रहा है। देखिए, वो सारा फोकस इसी बात, देखिए हमने 99 से 90 ही किया है ममता बनर्जी को ग्रेटर कोलकाता रीजन में, ये देखिए, फिर भी बीजेपी 146, 145, 140 तक जा रही है और मिनिमम ही दिया है। ऐसा भी नहीं है कि उस रीजन में इनको बहुत बढ़िया ये दिया है, जो है वो रियलिस्टिक दिया है। तो आप देखिए सर, आपको 8-9 का गेन करना है इधर, आप आ जाओगे मेजोरिटी में, सीधे मेजोरिटी में। कोई ऐसा नहीं कि चमत्कारिक चीज होने जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इस बार तो आपका वो भद्रलोक वाला भी फीलिंग चला गया ना, कि भद्रलोक आपके साथ है इस बार कंप्लीटली। इस बार तो वो भी नजर नहीं आ रहा है ना, आरजीकर जैसे इश्यूज के कारण। आप देखिए, कोलकाता रीजन में ही बैठी हुई थी, कितना अंतर है 2021 और 2026 में। कोलकाता में बैठी, 4 दिन बाद स्वतः धरना खत्म कर लिया, 18,000 लोग आए ममता बनर्जी के सामने, काला झंडा बंगाल में, कलकत्ता के अंदर दिखा गए लोग। हम तो 90 सीट एकदम इनको वाव फैक्टर पर दे रहे हैं ना, कि एकदम ममता जी आप जीत लो, क्योंकि 99 जीती थी, क्योंकि हमारे पास लास्ट वोट कट होने का आंकड़ा नहीं है। एक बार वो आंकड़ा आ जाए, वो कटने का पता चल जाए, फिर हम देखेंगे कि वहां कहीं ऐसा तो नहीं कि आप 70, 65, 75 पे ही चिपक जाएंगी। और ऐसा हो जाता है, जो कि तब क्या होगा? भाव तो कह रहे हैं कि 100 के नीचे रहेगी ममता। हाँ,
बिल्कुल, भाऊ ने ये बात देखिए, भाऊ सर की बात को मैं इसलिए नहीं काटता क्योंकि वो साइकोलॉजी पढ़ते हैं। मैंने उनको पहले भी एक बार बोला, सर इतनी किताबें लिख रही है, एक पॉलिटिकल साइकोलॉजी पर भी हम लोग का मार्गदर्शन के लिए एक किताब आप लिखिए। आप कैसे समझते हैं? आपका दृष्टिकोण क्या है? आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? ताकि हम लोग भी फ्यूचर में उसको समझ पाएँ। अब उन्होंने तो बिहार को महाराष्ट्र में ही बैठे-बैठे प्रेडिक्ट कर दिया था। क्योंकि वो साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से रीड करते हैं सर। उसमें कोई ये नहीं है, तो मैं मानता हूँ कि भाऊ बिल्कुल ये इस बार सही हो सकते हैं। उनके पास संघ का भी फीडबैक हमसे अधिक है सर। मेरे भी होते हैं, लेकिन अभी भी वो 3-4 लोगों से मिले थे तो मुझे फ़ोन कॉल पे बता रहे थे कि अभिषेक मैं यहाँ-वहाँ गया था। मैं यहाँ रिवील नहीं करूँगा नाम वगैरह। तो उनका जो ये था कि वो अभी कह रहे हैं कि इलेक्शन 60 और 40 है। 60 बीजेपी के साइड, 40 टीएमसी के साइड। इलेक्शन के लास्ट फेज तक मतलब पहुँचते-पहुँचते मतलब 15 अप्रैल आते-आते वो 70-30 या 65-35 के रेशियो पे आना चाहते हैं। और उसको हिसाब से अगर वोट ट्रांसलेट होंगे, तो नंबर तो 170-80 तक पहुँच सकता है। तो हमें वेट एंड वॉच थोड़ा करना पड़ेगा सर। अच्छा, तो आप टीएन में आप फिगर क्या दे रहे हैं? एनडीए सर 120 के आसपास मैं एनडीए को देखता हूँ। कंप्लीट मेजॉरिटी अन्ना द्रमुक की नहीं होगी। अलायंस पर डिपेंडेंट रहेंगे, भाजपा के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, ये सब कुछ होगा। लेकिन अभी ये है, और ये तमाम चीज़ों के बाद है, जब 90 लाख वोट कटे हैं सब कुछ, तो मैं ये भी मानता हूँ कि डीएमके उतना बुरा नहीं कर रही है जितना बुरा लोग सोच रहे हैं। उसके कारण चलिए, ये है कि अब थोड़ा केरला का देख लें। केरला में लोग बड़ी चिंता की लकीरें दिखा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि साहब कांग्रेस एक बार फिर से हार सकती है। तो ज़्यादातर लोग एलडीएफ को आगे बता रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात मैं कांग्रेस का क्या कहूँ सर? एक तो इनको एक्सपेक्ट था कांग्रेस को कि भाजपा काटेगी 20% से ऊपर वोट लेफ्ट का, और फिर इनके लिए इलेक्शन हो जाएगा केक वॉक। वो हो नहीं रहा है। भाजपा की अपनी गलतियां हैं। है। नहीं, अब भाजपा जो वोट काटेगी, देखिए भाजपा का वोट क्या है, भाजपा जो काट रही है वोट, उसमें से अधिकतर वोट जो वो काट रही है वो नायर वोट काट रही है। नायर वोट जो है वो कांग्रेस का वोट है। फिर थोड़ा बहुत कोई वो साइरो मालाबार क्रिश्चियंस का 2-4% काटेगी, वो भी कांग्रेस का वोट है। वो भी कांग्रेस का है। हाँ? एडवा का जितना वोट काटती थी उतना ही काट रही है, उससे ज़्यादा नहीं काट रही, तो लेफ्ट का वोट काट नहीं रही जितना पहले काटा था। भाई हाँ। 19% उसने लोकसभा में लिया है, तो भाई विधानसभा में तो थोड़ा कम ही जाती है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेरी उम्मीद है कि भाई 15% से अधिक तो वोट भाजपा नहीं ले पाएगी। लेकिन ये जो 15% होगा, इसमें ये डेंट मारेगी 10% का भी कांग्रेस को। देखिए कांग्रेस क्या है, चुनाव जीतने के पहले सीएम सोच लेती है, मेरे कैबिनेट में कौन-कौन लोग रहेंगे वो सोच लेती है, हेल्थ मिनिस्टर कौन बनेगा वो सोच लेती है, ये प्रॉब्लम है। आज से 4 महीने पहले मुझसे पूछते तो मैं कहता कि भाई कांग्रेस बहुत जबरदस्त परफॉर्म करने वाली है, कमाल करने वाली है, कंप्लीट जीतेगी। आज मामला नेक टू नेक खड़ा हो रहा है मेरे हिसाब से। वो किधर भी जा सकता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि साला आपस में लड़ रहे हैं लेफ्ट और कांग्रेस, मैं क्यों टेंशन मान लूं? भाजपा का तो कुछ भला हो नहीं रहा है। लड़ो सालो, जो जो कटे मरे मुझे क्या। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर लेफ्ट भी केरला से खत्म हो जाएगी, तो कांग्रेस विल बी ऑफिशियल लेफ्ट। क्या अब हम ही लेफ्ट हो गए? क्योंकि लेफ्ट तो बची नहीं जेएनयू के अलावे कुछ जगहों पे। तो अदिति मिश्रा है, वो चिल्लाएगी ब्राह्मणवाद की छाती पर बिरसा फुले अंबेडकर, जेएनयू में चिल्लाएगी, साथ में कन्हैया कुमार डफली बजाएगा, उसके अलावा तो कोई नजर नहीं आता। पर अगर कांग्रेस जीतती है तो एक चीज और होगा सर, बीजेपी बड़ी तेजी से वहां पे राइज करेगी और मुख्य विपक्षी दल बन जाएगी, लेफ्ट का कोर वोट बैंक शिफ्ट हो जाएगा। केरला में बीजेपी के राइज के लिए इंपॉर्टेंट शर्त यह है कि इन दो में से कांग्रेस खत्म होगी नहीं वहां पे कंप्लीट, तो खत्म कंप्लीट लेफ्ट ही हो। बंगाल में भी रिवाइवल इनका लेफ्ट के ही होने के बाद, खत्म होने के बाद हुआ। वहां लेफ्ट को ही खत्म होना होगा। त्रिपुरा में भी लेफ्ट ही खत्म हुआ सर, लेफ्ट को ही खत्म होना पड़ेगा। लेफ्ट को रिप्लेस बीजेपी कर सकती है।
जी, बिकॉज नारा भी लगता है लेफ्ट इज ऑल्सो राइट। चलिए फिर आज की चर्चा काफ़ी लंबी हो गई, अब अधिकतर बंगाल पे ही रही, तो आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय जय श्री राम। जय श्री राम।